नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो वर्ल्ड नाउ। और इस खास शो में हम बात करेंगे दुनिया की बड़ी खबरों की, वो बड़ी खबरें जिनका सीधा असर पूरी दुनिया के अलग अलग देशों पर पड़ता है। हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के अलग अलग कोनों में और बताएंगे कि आखिर क्या कुछ है खास आपके लिए। तो आज जिन तमाम बड़ी खबरों पर हम बात करेंगे वर्ल्ड नाउ में, वो मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल वर्ल्ड नाउ में जिन बड़ी खबरों की बात होगी वो है अमेरिका की बढ़ती महंगाई की। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर बढ़ते दामों का दबाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। ईंधन से लेकर खाने पीने की चीजें, किराया, हेल्थ केयर तक हर मोर्चे पर सब कुछ आम अमेरिकी की जेब पर सीधा सीधा असर नजर आता है, इसमें कोई शक नहीं। अब बड़ा सवाल ये कि आखिर अमेरिका में महंगाई बढ़ क्यों रही है? क्या इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की नीतियां हैं, या फिर ग्लोबल ट्रेड वॉर, भारी टैरिफ और सप्लाई चेन का संकट इसकी बड़ी वजह नजर आता है? आज वर्ल्ड नाउ में हम समझेंगे कि अमेरिका की महंगाई के पीछे की असली वजह क्या है, फेडरल रिजर्व की चिंता, उसका असर सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर क्यों इसका इंपैक्ट पड़ता है। वहीं इसके अलावा वर्ल्ड नाउ में आज हम बात करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त वीजा नीति की, जिसके तहत अमेरिका ने दर्जनों देशों पर ट्रैवल और वीजा प्रतिबंध लगा दिए। और इस फैसले का असर दुनिया के करीब 12% आबादी पर पड़ रहा है। व्हाइट हाउस का दावा है कि ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद पर लगाम और वीजा ओवरस्टे जैसी समस्याओं को रोकने के लिए जरूरी था। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या ट्रंप की ये नीति वाकई में अमेरिका को सुरक्षित बनाएगी, या फिर इसके वैश्विक रिश्तों, छात्रों, कारोबार और प्रवासियों पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? इन्हीं सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। वर्ल्ड नाउ में आज बात रूस और यूक्रेन जंग की भी करेंगे। यूक्रेन का अब तक का सबसे खतरनाक अंडर वाटर अटैक, समंदर की गहराइयों में ऐसा जोरदार धमाका जिसने पुतिन की सैन्य ताकत पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। यूक्रेन ने पहली बार पानी के नीचे ड्रोन से अटैक किया और रूस की हाई वैल्यू नेवल एसेट को टारगेट किया। इस पूरे हमले को मॉस्को के लिए रणनीतिक झटका माना जा रहा है। आखिर कैसे हुआ यह अंडर वाटर ऑपरेशन, क्यों इसे युद्ध का गेम चेंजर कहा जा रहा है, और अब रूस की नौसेना की सुरक्षा पर आखिर क्यों खतरा मंडरा रहा है, बताएंगे आपको। वर्ल्ड नाउ में आज बात अमेरिका की डेथ वैली की जाएगी, जहां पर दुनिया की सबसे जानलेवा गर्मी दर्ज होती रही है। लेकिन अब उसी डेथ वैली में कुदरत ने दिखाया है अपना हैरान कर देने वाला रूप। सूखी तपती जमीन पर पानी लौट आया है हजारों सालों के बाद में। दरअसल हजारों साल पहले सूख चुकी झील के निशान फिर से उभरने लगे हैं और वैज्ञानिक इसे सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज की बड़ी चेतावनी मान रही है। तो क्या ये डेथ वैली में पानी की वापसी भविष्य के बड़े खतरे का संकेत है? क्या मौसम की ये बदलती तस्वीर, बदलते मिजाज दुनिया के लिए अलार्म है? वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे अमेरिका की सत्ता के गलियारों में मचे सियासी तूफान की, व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ यूसी विल्स के उस बयान की जिसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। अब यूसी विल्स का दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप का व्यवहार कई बार शराबी जैसी पर्सनालिटी वाला नजर आता है। जी हाँ, अचानक से गुस्सा, अचानक अनियंत्रित फैसले और अप्रत्याशित बयान। ये सवाल बड़े खड़े हो जाते हैं कि क्या ये सिर्फ एक निजी राय है या सत्ता के भीतर चल रही गंभीर खींचतान का संकेत, और क्या इस बयान से ट्रंप की इमेज और व्हाइट हाउस की स्थिरता पर असर पड़ेगा? इन्हीं सवालों के साथ में आइए शुरू करते हैं वर्ल्ड नाउ की। वर्ल्ड नाउ में बात सबसे पहले कर लेते हैं अमेरिका की। अमेरिका में महंगाई चरम पर है। ट्रंप के लिए चिंता लगातार बढ़ रही है और ये चिंता का विषय है। अमेरिका में महंगाई ने नए स्तर छू लिए हैं और साथ ही यहां पर बेरोजगारी दर भी 4 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। ये स्थिति ट्रंप प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। और अमेरिका की अगर आर्थिक रिपोर्ट में बात की जाए तो उसमें बाकायदा ये दिखाया गया है कि उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आम आदमी की जेब पर भारी दबाव भी पड़ रहा है। महंगाई का ये उछाल बेरोजगारी दर में वृद्धि के साथ में मिलकर अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर संकेत हैं। महंगाई और बेरोजगारी का ये बढ़ता आंकड़ा ट्रंप के लिए चिंताजनक है।
अमेरिका में इस समय कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है, जहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों के चलते महंगाई और लिविंग कॉस्ट बढ़ने की शिकायत आम है। लेकिन इसके बावजूद उनके समर्थकों का जोश और समर्थन पूरी तरह से एक्टिव और पूरी तरह से बरकरार है। दरअसल ट्रंप ने पिछले साल चुनाव प्रचार के दौरान महंगाई पर लगाम लगाने का वादा किया था, लेकिन हाल ही में उनके बयान बदलते नजर आए। कभी वो महंगाई की समस्या को फर्जी बता देते हैं, कभी इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। वहीं दूसरी ओर ये भी कहते हैं कि उनकी आर्थिक नीतियां अगले साल अमेरिकियों को फायदा पहुंचाएगी, जो मौजूदा स्थिति में कहीं ना कहीं कहा जाए कि अमेरिकियों की मुश्किलें बढ़ा रही है। अब अमेरिका में बढ़ती महंगाई और मंदी का खतरा क्यों है? बेरोजगारी दर की अगर मैं बात करूं तो समझिए, अमेरिका में फिलहाल सितंबर में जो 4.4 महंगाई दर थी, वो अभी मौजूदा स्थिति में 4.6% है। नई नौकरियों की अगर बात की जाए तो सिर्फ 64,000 नई नौकरियां ही इस पूरे कार्यकाल के दौरान बनी, ये भी रिपोर्ट्स बड़ा दावा करती हैं। अक्टूबर की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1,05,000 नौकरियां सरकारी शटडाउन का असर यहां पर नजर आता है, जो बरकरार है। अब बेरोजगारों की संख्या लगभग 7.8 मिलियन, लगभग 8 मिलियन के करीब ये आंकड़ा है जो पहुंच चुका है। और इसमें जो विशेष चिंता की बात है वो है ब्लैक अमेरिकन में बेरोजगारी दर बढ़ना, क्योंकि ये बेरोजगारी दर बढ़कर पहुंच चुकी है 8.3% तक। अब अमेरिका में बेरोजगारी ने 4 साल का रिकॉर्ड पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया है। अमेरिका में 4 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देखने को मिली और सरकार की ओर से रोजगार के आंकड़े काफी लेट जारी किए गए, ये भी वहां पर विपक्ष लगातार आरोप लगाता है। सरकार की ओर से 2 महीनों के एक साथ आंकड़े जारी किए गए, जहां पर नवंबर के महीने में रोजगार बढ़ा, जबकि अक्टूबर में रोजगार में बड़ी गिरावट नजर आई। अब अमेरिका की जो सरकार है उसने देरी से जारी की गई रोजगार संबंधी रिपोर्ट में यह बताया कि नवंबर में 64,000 नौकरियां बढ़ी हैं, जबकि अक्टूबर में लगभग 1,05,000 नौकरियां घटी हैं। ट्रंप प्रशासन की कटौतियों के बाद में जो संघीय कर्मचारी हैं उनकी संख्या कम होने से अक्टूबर में नौकरियों में गिरावट दर्ज की गई। अब अमेरिका में बेरोजगारी दर बढ़ चुकी है, बेरोजगारी दर बढ़कर 4.6% हो गई है, जो कि 2021 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। यहाँ पर जो श्रम विभाग है उसने अक्टूबर और नवंबर दोनों महीनों के रोजगार आंकड़े जारी किए। अमेरिका ने 33 दिनों तक चले शटडाउन देखा, यानी कि कहा जाए कि सरकारी काम बंद करने के कारण ये आंकड़े देरी से आए, ये भी बड़ी बात कही जा रही है। अब आप ये समझिए कि महंगाई से परेशान अमेरिका आखिर क्यों यहाँ पर नजर आता है, और महंगाई के जो प्रमुख कारण है वो मैं आपको बता देती हूँ। किराने का सामान 2024 से 2.7% महंगा हुआ, ये बड़ा दावा किया जाता है। अब इसमें क्या क्या है? रोजमर्रा की जरूरतों का सामान, जिसमें फल है, सब्जियां हैं, मांस है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई, जो लोगों की किचन का, लोगों की खाने की प्लेट का हिस्सा है। अब गैस की कीमतों में भी बड़ा इजाफा हुआ, जो बताया जाता है गैस की कीमतें 4.1% तक बढ़ गई हैं। बिजली के दाम भी 6% तक उफान पर हैं। किराया हो, मकान की कीमतें भी 5 से 7% तक बढ़ी हैं। अब दवाइयों की बात करें, दवाइयां या चिकित्सा सेवाओं की कीमतों में भी लगभग 3.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब अगर मैं आवागमन की जरूरतों की बात करूं तो नई और पुरानी गाड़ियां 3 से 5% महंगी हो गई हैं। कपड़ों की कीमतें 2 से 3% बढ़ गई हैं। तो ये वो बेसिक नीड्स और रोजमर्रा की ऐसी जरूरतें हैं जिनकी कीमतें जब बढ़ी तो लोगों को अब महंगाई से दो चार होना पड़ रहा है। लेकिन ये परिस्थिति बनी क्यों? दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अपनी जिद और खराब नीतियों के कारण अमेरिका में आज ये हाल है, महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ती नजर आती है। अब ऐसे में ये कहा जाए कि अमेरिकी कांग्रेस की भारतीय मूल की सदस्य प्रमिला जयपाल कह रही हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से भारत पर टैरिफ बढ़ाए हैं, टैरिफ की कड़ी आलोचना वो करती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि ये जो शुल्क लगाए गए हैं, जो टैरिफ बढ़ाए गए हैं, उससे न केवल अमेरिकी लोगों के लिए चीजें महंगी हो रही हैं, बल्कि भारत को अन्य वैश्विक शक्तियों के करीब भी धकेला जा रहा है। जयपाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर लगाए गए टैरिफ
सिर्फ अमेरिकियों के लिए कीमतें नहीं बढ़ा रहे, वो भारत को एक व्यापारिक सहयोगी के रूप में हमसे दूर कर रहे हैं। और ये मेरा कहना नहीं है, ये अमेरिका के ही लोगों का, उन्हीं के ही सांसदों का कहना है। अब ये समझिए कि ट्रंप की जिद और अमेरिका में महंगाई, क्यों इस रूप में अब लोग बड़े स्तर पर आलोचना कर रहे हैं। दरअसल ट्रंप की आर्थिक नीतियों का ही असर माना जा रहा है कि आज अमेरिका में इस रूप में महंगाई का स्तर नजर आता है। ये डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का इंपैक्ट है। व्यापार नीतियों में डोनाल्ड ट्रंप ने बदलाव किया, टैरिफ नीतियों में बदलाव किया, टैक्स नीतियों में बदलाव किया। टैरिफ और टैक्स नीतियों से आपूर्ति लागत बढ़ गई है, सप्लाई चेन में बड़ी स्तर पर गड़बड़ी इस दौरान पाई गई है। इतना ही नहीं, जो रोजगार और उत्पादन या प्रोडक्शन है उस पर भी सीधा सीधा इंपैक्ट है। अब वैश्विक आर्थिक अस्थिरता बड़े स्तर पर अमेरिका में नजर आती है। इतना ही नहीं, बल्कि वॉर और जियोपॉलिटिकल टेंशन भी अब बड़े स्तर पर अमेरिका में लोग फील कर रखे हैं। जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही कहते हैं कि 2021 के बाद से ही अब तक सबसे ज्यादा महंगाई का जो स्तर है वो यहाँ पर नजर आता है। अब समझिए, चीन के साथ में ट्रेड वॉर, भारी टैरिफ और अमेरिका फर्स्ट की नीति। अब इन फैसलों से इंपोर्ट महंगा हो गया। कंपनियों ने बढ़ी हुई लागत का बोझ सीधे सीधे उपभोक्ताओं पर, यानी कि अमेरिका की आम जनता पर डाल दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ में ट्रेड वॉर में कड़ी लड़ाई लड़ते हुए भारी टैक्स लगाए हैं, जिससे चीन से जो आने वाली वस्तुएं हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो गया है। अब इसका असर किस पे हुआ? क्या इसका असर चाइना पे हुआ या दुनिया के किसी और देश पर हुआ? नहीं, इसका सीधा असर हुआ अमेरिका के बाजारों पर। अब अमेरिका के बाजारों में महंगाई के रूप में देखने को मिल रहा है सीधे सीधे उसका रेट। साथ ही ट्रंप की नीति के चलते जो सप्लाई चेन है वो बाधित हुई है। अब इसकी वजह से जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी किल्लत, उनकी कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई और इसका भी खामियाजा अमेरिका की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब ट्रंप की जिद यहीं पर नहीं रुकी है, बल्कि फेडरल रिजर्व पर लगातार दबाव, ब्याज दरों को लेकर बयानबाजी, नीतिगत अस्थिरता, इन सब ने बाजार में अनिश्चितता पैदा कर दी है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है। अब समझिए, जिस तरह से चीन से ट्रेड वॉर और अमेरिका फर्स्ट नीति यहां पर नजर आती है वो किस रूप में है। दरअसल अमेरिका चीन ट्रेड वॉर ने वैश्विक बाजार में तनाव बड़े स्तर पर बढ़ा दिया है। ट्रंप सरकार ने चीनी सामान पर भारी टैरिफ लगा दिया। अब अमेरिका चीन ट्रेड वॉर ने वैश्विक बाजार में तनाव बढ़ाया, उससे ये कहा जाए सप्लाई चेन जो है वो सीधे सीधे इंपैक्ट हुई। ट्रंप सरकार ने चीन का जो सामान था उस पर टैरिफ लगा दिया। अब चाहे बात स्टील की हो, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल की हो या फिर टेक प्रोडक्ट्स की हो, ये सब कुछ महंगे हो चुके हैं। इंपोर्ट महंगा हुआ। इंपोर्ट महंगा होने से अमेरिकी उपभोक्ताओं पर सीधा सीधा इसका बोझ बढ़ गया, यानी कि जो बड़ी कीमतें थी वो अमेरिका की आम जनता की जेब से जा रही है। अब चीन ने भी जवाबी टैरिफ लगा दिया और उसका भी पलटवार कर दिया। अब इससे हुआ ये कि जो सप्लाई चेन थी वो बाधित हो गई, कंपनियों की लागत बढ़ने लग गई। अब अमेरिका फर्स्ट नीति से वैश्विक व्यापार सीधा सीधा प्रभावित हुआ है। यूएस में महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता बढ़ चुकी है और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये कंट्रोल अगर नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में ये चिंता और भी ज्यादा बढ़ाएगी और चिंता बढ़ाएगी खासतौर से अमेरिका के लोगों की। ट्रंप की जिद और नीतियों ने ही अमेरिका में महंगाई का ये कहा जाए कि दुष्चक्र एक तरह से क्रिएट कर दिया है। महंगाई की दर अब रिकॉर्ड स्तर पर है और इसका असर हर अमेरिकी की जेब पर सीधा सीधा नजर आता है। लेकिन इसके उलट डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उनकी नीतियों से अमेरिका अमीर हो रहा है, सरकारी राजस्व बढ़ रहा है, कॉर्पोरेट निवेश के बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। व्हाइट हाउस के अनुसार टैरिफ और टैक्स नीतियों से अमेरिका को भविष्य में भारी कमाई होगी, लेकिन जमीनी हकीकत इससे पूरी तरह से उलट है। खाने पीने का सामान महंगा, गैस और ईंधन के दाम आसमान पर, घर का बजट बिगड़ चुका है। लाखों अमेरिकी कह रहे हैं कि आंकड़े अच्छे हैं लेकिन जिंदगी बदतर है। और इसी हालात को अर्थशास्त्री नाम दे रहे हैं विंड चिल इकोनॉमी, यानी जहां पर जीडीपी और सरकारी आंकड़े मजबूत दिखते हैं लेकिन आम आदमी को ठंड लगती है क्योंकि जेब में तो पैसे नहीं है। यानी ट्रंप का मकसद साफ है, दबाव बनाओ, अपने हित साधो और अमेरिका फर्स्ट को आगे बढ़ाओ। अब ट्रंप की जो आर्थिक दावे हैं उसमें केंद्र में दो मुख्य बातें हैं। पहला, वो कहते हैं कि टैरिफ की वजह से अमेरिका में खरबों डॉलर्स आ रहे हैं। दूसरा, बड़ी कंपनियों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में खरबों डॉलर के निवेश का वादा किया।
अब ट्रंप ने हाल ही में कहा कि मैं आपको असली अर्थव्यवस्था के बारे में बताता हूं। हमारे देश में 18 ट्रिलियन आ रहे हैं। बाइडेन के जो 4 साल थे उसमें 1 ट्रिलियन से भी कम आए थे। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो आंकड़े हैं वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हैं, ये भी स्पष्ट तौर से कहा जाता है। अब समझिए, जो अर्थशास्त्री और आलोचक लगातार ये कहते हैं कि वित्तीय हकीकत डोनाल्ड ट्रंप के दावों के पैमानों का समर्थन नहीं करती। हाँ, लेकिन इसका सीधा असर होता है अमेरिकी उपभोक्ताओं पर। महंगे इम्पोर्ट का मतलब और भी ज्यादा महंगा सामान, और यानी कि ऊपर से चमकती अर्थव्यवस्था और नीचे से कराहता आम इंसान। और यही है ट्रंप की विंड चिल इकोनॉमी, जहां पर विकास महसूस नहीं होता, सिर्फ महंगाई चुभती है। हालांकि ट्रंप समर्थक मानते हैं कि महंगाई के लिए वैश्विक हालात और बाद की सरकारें जिम्मेदार हैं, लेकिन अर्थशास्त्रियों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि ट्रंप की नीतियों का असर लंबे समय तक रहा है। अब इसके बावजूद अमेरिका में ये बहस लगातार होती नजर आती है कि क्या अटूट राजनीतिक समर्थन आर्थिक हकीकतों पर भारी पड़ रहा है, या फिर समर्थकों का भरोसा आने वाले समय में सही साबित होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अमेरिका में महंगाई जल्द ही कंट्रोल में आएगी। ट्रंप प्रशासन के लिए ये चुनौती बन चुकी है। फिलहाल आम अमेरिकी राहत का इंतजार कर रहा है। ये जरूर उम्मीद की जा सकती है, उन्हें भी यही उम्मीद है कि आने वाले वक्त में शायद उन्हें महंगाई से राहत मिल जाए। चलिए, वर्ल्ड नाउ में अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बड़े फैसले की। ये बड़ा फैसला क्या है वो भी जरा समझिए। डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल, लेकिन अंदाज बिल्कुल वही पुराना, कड़ा, सख्त और बेबाक। 1 साल के भीतर डोनाल्ड ट्रंप ने कई बड़े और कई विवादित फैसले लिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने 20 और देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया है। जी हां, प्रतिबंध, वो भी सख्ती से। इनमें फिलिस्तीनी प्राधिकरण भी शामिल है। इसके साथ ही अब ये कहा जाए कि यूएस ट्रैवल बैन की जद में अब कुल 39 देश आ चुके हैं। जिस तरह से हमने देखा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो दूसरा कार्यकाल था लगभग 1 साल पूरा होने जा रहा है। इस दौरान ट्रंप लगातार एक्शन मोड में नजर आए हैं। कड़े फैसले, सख्त नीतियां, अमेरिका फर्स्ट एजेंडे पर ट्रंप अडिग नजर आए। ट्रंप ने 7 देशों को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया। इस फैसले से जुड़ी फाइल पर उन्होंने साइन भी कर दिए हैं। ये फैसला ऐसे वक्त में आया जब हाल ही में वॉशिंगटन डीसी में अफगानिस्तान मूल के एक व्यक्ति द्वारा नेशनल गार्ड्स के 2 जवानों पर गोलीबारी की घटना ने अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। अब इस घटना के बाद अमेरिका में सुरक्षा को लेकर बहस काफी तेज हो गई। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि कुछ देशों से आने वाले लोगों की पृष्ठभूमि, जांच और निगरानी में खामियां रही हैं, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी के तहत 7 देशों पर उन्होंने नई पाबंदियां लगाने का फैसला किया। यानी ट्रंप ने 7 देशों के लोगों पर अमेरिका की यात्रा पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। अब इन देशों के नागरिक अमेरिका नहीं आ पाएंगे। 7 देशों के लोगों की अमेरिका में एंट्री बैन है। वो देश कौन कौन से, आइए मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल 7 देशों के लोगों की अमेरिका में एंट्री बैन है। वो देश हैं सीरिया, वो देश है बुर्किना फासो, वो देश है नाइजर, वो देश है साउथ सुडान, वो देश है माली, लाओस, सिएरा लियोन। ये ऐसे 7 देश हैं जो पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। यानी कि 7 देश ऐसे जिनके लोग अब चाहकर भी अमेरिका नहीं आ सकते, या चाहे बात अगर कहा जाए विजिटर वीजा हो या फिर किसी अन्य वीजा पर, अब वो यूएस की धरती पर कदम नहीं रख सकते। 7 देशों के अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने फिलिस्तीनी पासपोर्ट होल्डर को भी बड़ा झटका दिया है। जिन लोगों के पास में फिलिस्तीनी पासपोर्ट है वो भी अब अमेरिका नहीं जा सकेंगे। इसके अलावा 15 और ऐसे देश हैं जिन पर आंशिक प्रतिबंध और प्रवेश सीमाएं लागू की गई हैं। शर्तों के साथ में वो अमेरिका में दाखिल हो सकते हैं। अमेरिका ने 15 देशों पर दरअसल आंशिक प्रतिबंध लगाए हैं। वो कौन कौन से देश हैं, आइए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इन 15 देशों में एंगोला शामिल है, एंटीगुआ और बारबुडा शामिल है, बेनिन, कोटे डी आइवर यानी कि आइवरी कोस्ट का इलाका, डोमिनिका, गैबॉन, गॉम्बिया, मलावी, मार्टेनिया, नाइजीरिया, सेनेगल, तंजानिया, टोंगा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। ये वो देश हैं जो कि कुछ शर्तों के साथ में यूएस में एंटर कर सकते हैं। अब ट्रंप ने जो नया आदेश दिया उसमें सिर्फ तुर्कमेनिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसे थोड़ी राहत दी गई है। घोषणा में तुर्कमेनिस्तान के नागरिकों के लिए गैर अप्रवासी वीजा पर लगे प्रतिबंधों को हटा लिया गया है।
वहीं सीरिया को लेकर प्रशासन ने विशेष रूप से ये स्पष्ट कहा है कि वहां वर्षों की नागरिक अशांति के बाद पासपोर्ट या नागरिक दस्तावेज जारी करने के लिए पर्याप्त सेंट्रल अथॉरिटीज की कमी है। बुर्किना फासो या माली जैसे देशों को सक्रिय आतंकवादी खतरों के कारण ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, जबकि अन्य को उच्च वीजा ओवरस्टे दर के कारण चिन्हित किया गया है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इन देशों में दस्तावेजों की विश्वसनीयता और वीजा कंप्लायंसेस को लेकर चिंताएं लगातार बनी हुई है। हालांकि स्थिति इतनी गंभीर नहीं है कि पूर्ण प्रतिबंध लगा दिए जाए, लेकिन अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका की सुरक्षा के लिए ये बैन लगाना जरूरी था। अब उनके अनुसार इन देशों में लोगों की जांच सही तरीके से नहीं होती, कई बार डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी पाई जाती है और कई बार आतंकी गतिविधियों का खतरा भी बना रहता है। और इसके अलावा वहां से आने वाले कई लोग वीजा की समय सीमा खत्म होने के बाद भी अमेरिका में रुक जाते हैं, अमेरिका से जाते नहीं हैं। ट्रंप ने यह भी कहा है कि इन देशों के साथ में सुरक्षा और खुफिया जानकारी साझा करने में सहयोग नहीं मिलता, जिससे संदिग्ध लोगों की पहचान करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब इन 7 देशों के लोगों की अमेरिका यात्रा पर बैन 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। हालांकि इस नियम में अपवाद भी है, जिसमें कानूनी स्थायी निवासी हो या फिर कुछ डिप्लोमेटिक वीजा होल्डर्स हो, राष्ट्रीय हित के मामले हो या फिर शरण आवेदन इसमें शामिल हैं। व्हाइट हाउस ने आदेश का बचाव करते हुए कहा है कि उन देशों से लोगों के प्रवेश को रोकना जरूरी है जिनकी पर्याप्त स्क्रीनिंग नहीं की जा सकती। कई देशों में व्यापक भ्रष्टाचार, अविश्वसनीय दस्तावेज और कानून प्रवर्तन डेटा भी साझा करने की कमी को इसका मुख्य कारण बताया गया है। लेकिन व्हाइट हाउस का फैसला वजह क्या है, आइए वो भी मैं आपको जरा समझाती हूँ कुछ फैक्ट्स के साथ में। दरअसल आतंकवादी गतिविधियां इसमें मुख्य कारण है, ये कहा जा रहा है। आंतरिक संघर्ष से सुरक्षा जोखिम बढ़ा है, ये भी बड़ा दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि अक्सर ये शिकायत रहती है कि वीजा ओवरस्टे यहाँ पर सबसे बड़ी एक चिंता का विषय है। इस पर भी गंभीरता से इस पर सोचा गया है। वहीं गृह सुरक्षा विभाग की रिपोर्ट जो है उसमें बड़ी बात कही गई है कि बुर्किना फासो सक्रिय आतंकी खतरा यहाँ पर एक तरह से माना जा सकता है। माली पर इसीलिए बैन लगाया गया है क्योंकि यहाँ पर आतंकी संगठनों की मौजूदगी बड़े स्तर पर नजर आती है। इसके अलावा नाइजर में इसीलिए यहाँ पर बैन लगाया गया है क्योंकि बढ़ती हिंसा और अस्थिरता यहाँ का मुख्य एक कारण सामने आता है। नाइजीरिया की अगर बात करें, नाइजीरिया को ब्लैकलिस्ट किया जाना यानी कि आतंकवाद का बड़ा नेटवर्क नाइजीरिया में सीधे सीधे स्टैब्लिश होता है। जबकि अन्य देशों की अगर बात करें तो B1, B2 और स्टूडेंट वीजा ओवरस्टे की जानकारी सामने आई है। ट्रैवल बैन का असर सिर्फ यात्रा तक सीमित नहीं रहेगा, समझिए। इसके अब ये जब ट्रैवल बैन है तो इससे शिक्षा की बात हो, व्यापार की बात हो, कूटनीतिक रिश्तों पर भी इसका सीधे सीधे असर पड़ेगा, ये भी कहा जाता है। खास करके वो देश जिनके नागरिक बड़ी संख्या में अमेरिका में पढ़ाई या फिर नौकरी के लिए जाते हैं, वहां पर चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई। दूसरी तरफ पहले से ही प्रतिबंधित उन 12 देश जिनमें अफगानिस्तान, बर्मा, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन, इनके नागरिकों पर पूर्ण प्रवेश प्रतिबंधित जारी रहेंगे, जो पहले ही एक तरह से ब्लैकलिस्ट किए जा चुके हैं। लेकिन अमेरिका में वीजा और एंट्री नियम किस रूप में है, आइए वो मैं आपको बताती हूँ। अगर मैं B1, B2 वीजा की अगर बात करूँ तो बिजनेस या फिर टूरिज्म के लिए ये बहुत आम माना जाता है एक तरह से, और अमेरिका में वीजा और एंट्री नियम ये जरूर इसमें तय एक तरह से किए जा रहे हैं। समझिए, बिजनेस या टूरिज्म के लिए बहुत आम है। अगर मैं FMJ की बात करूँ तो आप ये समझिए स्टूडेंट या एक्सचेंज विजिटर एक तरह से इसमें माना जाता है। H1B वीजा की अगर बात करूँ तो स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन यानी कि कुशल काम के लिए एक तरह से इसे माना जाता है। दूसरी तरफ अगर बात करें L1 वीजा की, तो जिसमें इंट्रा कंपनी ट्रांसफर या फिर उसकी एक अलग तस्वीर नजर आती है, और अन्य तरह के जो वीजा हैं उसमें इमिग्रेंट वीजा शामिल है, वो एक तरह से ग्रीन कार्ड धारकों के लिए होता है, उसमें ये है। लेकिन वीजा लेने की शर्तें भी मानिए कि आपके पास में वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। DS 160 फॉर्म प्लस इंटरव्यू आपको इस दौरान क्रैक करना होगा। फंड स्पॉन्सर्स का प्रमाण आपको इसमें पूरी तरह से आपको शो करना होगा। वीजा लेने के लिए कुछ शर्तें इसमें जो शामिल की गई हैं उसमें यह भी बताया गया है कि आप अमेरिका क्यों आना चाहते हैं, आपकी यात्रा का उद्देश्य क्या है, वो भी स्पष्ट होना चाहिए।
और इतना ही नहीं, ओवरस्टे का इतिहास अगर है तो आप ये मान के चलिए कि आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, इसलिए ओवरस्टे का इतिहास नहीं होना चाहिए। अब आप ये समझिए, एंट्री की अगर बात करें, पोर्ट ऑफ एंट्री, उसका नियम भी ज़रूर समझने की बात है कि वो भी ज़रूर स्पष्ट हो जाना चाहिए। इमिग्रेशन अधिकारी की अंतिम मंजूरी के बाद ही अमेरिका में प्रवेश के लिए आप सारे, एक आ जाए कि सारी चीज़ों को क्रैक करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। यात्रा का उद्देश्य पूछताछ में ज़रूर स्पष्ट होगा। रिटर्न टिकट और पते की जानकारी भी पहले से देनी होगी। और अगर इन सब के बीच में संदिग्ध दस्तावेज अगर कुछ नजर आते हैं तो ये मान के चलिए कि एंट्री आपको नहीं मिलेगी, एंट्री से सीधा सीधा इनकार संभव है। तो ये बेसिकली कुछ वीज़ा लेने की शर्तें हैं। और ये जो प्रतिबंध है अमेरिका की यात्रा करने वाले विजिटर्स के साथ साथ वहां पर स्थायी रूप से बसने के इच्छुक लोगों पर भी लागू होंगे। हालांकि प्रशासन ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कुछ श्रेणियों को इस आदेश से छूट दी गई है। अब इसमें अमेरिका के स्थायी निवासी, ग्रीन कार्ड होल्डर्स, पहले से वैध वीजा रखने वाले लोग, या फिर ये कहा जाए कि खिलाड़ी हुए, या राजनयिक जैसे विशेष वीजा वर्ग, और वो लोग शामिल हैं जिनका अमेरिका में प्रवेश राष्ट्रीय हित में माना जाता है। अब इसके अलावा पारिवारिक आधार पर भी दिए जाने वाले कुछ इमिग्रेंट वीजा में अब सख्ती की गई है, जहां पर धोखाधड़ी का जोखिम ज्यादा पाया गया है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि व्यक्तिगत मामलों में छूट का विकल्प जरूर यहां पर रखा गया है। अब इस तरह से ट्रंप प्रशासन का ये जो नया ट्रैवल बैन आदेश है वो अमेरिका की अव्रजन नीति में अब तक के सबसे व्यापक और सख्त कदमों में से एक माना जाता है। कुल मिलाकर दुनिया की 12% आबादी को प्रभावित करने वाला अमेरिका का ये ट्रैवल बैन एक बड़ा और विवादास्पद फैसला बन चुका है। जहां पर अमेरिका इसे सुरक्षा की जरूरत बता रहा है तो दुनिया इसे वैश्विक आवाजाही पर एक सख्त पहरा मान रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इस फैसले पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया आखिर किस दिशा में आती है और किस रूप से आती है। और वर्ल्ड नाउ में आइए बात करते हैं यूक्रेन के अंडर वाटर अटैक की। पुतिन को बहुत बड़ा झटका लगा है। जब जब ऐसा लगता है कि रूस और उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को चारों तरफ से बांध लिया है, उसे हर तरफ से कंट्रोल कर लिया है, यूक्रेन कुछ ऐसा कर देता है जो सबको हैरत में डाल देता है। आप देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच में लगभग 4 सालों से जंग जारी है और अब यूक्रेन ने कुछ ऐसा कर दिया जो इन 4 सालों में अभी तक हुआ ही नहीं था। रूस और यूक्रेन के बीच में जारी जंग अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। 4 सालों से चल रहे इस युद्ध में यूक्रेन ने ऐसा हमला किया जिससे पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। काला सागर यानी ब्लैक सी, समंदर की गहराइयों में एक जोरदार धमाका हुआ और उस जोरदार धमाके की तस्वीरें ये, उस जोरदार धमाके की तस्दीक करती ये तस्वीर आप देखिए। इधर की तरफ आपको, आप जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पर आपको हलचल महसूस होगी और अचानक से जोरदार धमाका होता है। धमाका ऐसा कि यहाँ पर जो पूरा सबमरीन था उसके ऐसा लगता है कि चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आता है। समंदर में एक अलग हलचल पैदा कर देता है ये तस्वीरें। यह हमला दरअसल रूस के नोवोरोसिस्क बंदरगाह में हुआ, जहां पर रूस की कई रणनीतिक पनडुब्बियां तैनाती, देखिए आपको यहाँ पर कई जगहों पर यहाँ पर नजर आ रही हैं पनडुब्बियां अलग अलग जगहों पर। यूक्रेन की घरेलू सुरक्षा एजेंसी एसबीयू यानी कि सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन ने बयान जारी किया और कहा कि ये जो हमला है ये सी बेबी नामक अंडर वाटर ड्रोन से किया गया और पनडुब्बी को इतना नुकसान पहुंचा कि वो अब पूरी तरह से ऑपरेशन से बाहर हो चुकी है। यह हमला दरअसल ऐसे वक्त में सामने आया जब अमेरिका, यूरोप, यूक्रेन के अधिकारी बर्लिन में रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के फॉर्मूले पर बातचीत कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में बयान देते हुए ट्रंप ने कहा है कि 4 सालों से चल रही इस जंग को खत्म करने के लिए अमेरिका को यूरोपीय देशों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड और नीदरलैंड जैसे देश भी युद्ध खत्म करने के पक्ष में हैं। अब ट्रंप के अनुसार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ कई बार बातचीत हो चुकी है और हालात अब पहले से ज्यादा अनुकूल हैं। ट्रंप ने कहा है कि हम बहुत सी जिंदगियां बचाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें लगता है कि पहले से कहीं ज्यादा हम करीब हैं। हालांकि उन्होंने ये भी जरूर माना कि सबसे बड़ी चुनौती जो है वो रूस और यूक्रेन को एक ही बात पर सहमत कराना है, क्योंकि कई बार दोनों पक्ष आखिरी वक्त पे अपना रुख बदल लेते हैं। यानी कि जो घटना हुई यह ऐसे वक्त में हुई जब यूक्रेन ने नाटो की जिद छोड़ दी और ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि भाई युद्ध खत्म होने के करीब है।
अब यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस की अत्याधुनिक किलो क्लास पनडुब्बी को अंडर वाटर ड्रोन से पूरी तरह से तबाह कर दिया। अगर ये दावा सही साबित होता है तो ये पहली बार होगा जब किसी पनडुब्बी को पानी के भीतर ड्रोन के जरिए टारगेट किया गया हो। अब यूक्रेन रूस युद्ध में तकनीक का इस्तेमाल नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस की खतरनाक किलो क्लास सबमरीन को समुद्र के भीतर ही अटैक करके नष्ट कर दिया और यह हमला एक अंडर वाटर ड्रोन के जरिए किया गया, जिसने बेहद खामोशी के साथ बेहद चुपचाप तरीके से पनडुब्बी तक पहुंच बनाई और वहां पर विस्फोट किया। किलो क्लास पनडुब्बियां रूस की नौसेना की बड़ी ताकत मानी जाती है और ये पनडुब्बियां बेहद कम आवाज में चलती हैं और दुश्मन की पकड़ से बहुत दूर मानी जाती हैं। अब ऐसे में समझिए, ये हमला जिस तरह से यूक्रेन ने किया, रूस के लिए एक बड़ा सैन्य झटका एक तरह से माना जाता है। ये आपको बताते हैं यूक्रेन का नया हथियार क्या है जो रूस के लिए काल बनकर साबित हुआ। ये यूक्रेन का नया हथियार है जिसका नाम दिया है सी बेबी, यानी कि सी बेबी ड्रोन। ये समझिए, सब सी बेबी ड्रोन है ये। इसका टाइप अगर आप समझे तो ये अंडर वाटर अटैक ड्रोन है। अंडर वाटर अटैक ड्रोन अपने आप में सक्षम किस रूप से होती है? ऑपरेशन पूरी तरह से रिमोट कंट्रोल के साथ में इसका ऑपरेशन है। टारगेट दुश्मन की पनडुब्बी, दुश्मन की युद्धपोत, दुश्मन का नेवल बेस, ये टारगेट सेट करती है और बेहद खामोशी के साथ में जाके काम तमाम कर देती है, जैसा कि ब्लैक सी में इस दौरान हुआ। अब अगर आप ये समझिए, बताया जाता है कि इसकी स्पीड 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ में है। ये स्पीड अंडर वाटर मूवमेंट के अनुसार एक तरह से ये मानी जाती है। अब 800 से 900 किलोमीटर तक की रेंज, लंबी दूरी तय करने की क्षमता इस सी बेबी की मानी जाती है और विस्फोटक क्षमता तो तस्वीरें हम देख ही चुके हैं। भारी हाई एक्सप्लोसिव चार्ज इस दौरान नजर आता है। 300 से 450 किलो टीएनटी जितनी ताकत वाला ये विस्फोटक ले जाने की क्षमता इस सी बेबी में है। स्टेल्थ की बात करें तो रडार और सोनार से बचने में ये पूरी तरह से सक्षम मानी जाती है और इसकी खासियत, बगैर पायलट, बगैर क्रू के ये संचालित हो सकती है और इसकी खासियत कम लागत और ज्यादा नुकसान एक तरह से माना जाता है। सटीक टारगेटिंग इसका एक मुख्य उद्देश्य है। रणनीतिक असर अब इस पूरे हमले का किस तरह से नजर आएगा? दरअसल समुद्री युद्ध का ये गेम चेंजर माना जा रहा है। अब रूस की नेवल ताकत को ये सीधी चुनौती भी है, इसमें कोई शक नहीं। रूस अपने आप को बहुत ताकतवर मान रहा था, लेकिन इस सी बेबी ड्रोन ने रूस की उस नेवल ताकत को सीधे सीधे बड़ी चुनौती दे दी। अब एसबीओ के अनुसार इस रूसी पनडुब्बी में 4 कैलिबर क्रूज मिसाइल लॉन्चर लगे हुए थे, जिनका इस्तेमाल रूस यूक्रेन के शहरों या इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर हमले में किया जाता रहा है। अब यूक्रेन का बड़ा दावा है कि पनडुब्बी को क्रिटिकल डैमेज हुआ और अब उसे दोबारा ऑपरेशनल बनाना बेहद मुश्किल है, लेकिन रूस की तरफ से इस दावे पर फिलहाल कोई ऑफिशियल प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। यूक्रेन ने समुद्र के नीचे हमला करके दुनिया को चौंका कर रख दिया। इस पूरे हमले में जिस हथियार का इस्तेमाल हुआ उसका नाम है सी बेबी। नाम भले ही बहुत मासूम सा, बड़ा स्वीट सा लगे, लेकिन समझिए ये कितनी घातक है। ताकत इतनी कि दुश्मन की पनडुब्बी तक पूरी तरह से तबाह हो जाए। तो अब ऐसे में सवाल ये है कि इतने खतरनाक ड्रोन को आखिर बेबी क्यों कहा जाता है? आइए मैं आपको बताती हूँ सी बेबी को बेबी क्यों कहा जाता है। दरअसल ये आकार में बहुत छोटा होता है, लेकिन मारक क्षमता इसकी बहुत बड़ी होती है। इनका निर्माण सस्ता, बेहद तेजी से किया जा सकता है। मिशन के हिसाब से इसे तैयार किया जा सकता है। मिशन के अनुसार इसे एक ही दिन में असेंबल किया जा सकता है, यह भी बात कही जाती है। बड़े जहाजों के मुकाबले इनका लॉजिस्टिक सपोर्ट या लॉजिस्टिक खर्च लगभग ना के बराबर माना जाता है और यही बात है कि सी बेबी नाम सुनते ही मासूमियत का एहसास होता है, लेकिन हकीकत में ये समुद्र का सबसे खतरनाक हथियार बन चुका है। यूक्रेन ने इस अंडर वाटर ड्रोन को जानबूझकर बेबी नाम दिया। इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह है इसका आकार। सी बेबी दिखने में बहुत छोटा है। पारंपरिक टॉर्पीडो या ड्रोन के मुकाबले इसका साइज काफी कॉम्पैक्ट है, जिससे ये दुश्मन के रडार में आसानी से नहीं आता। दूसरी वजह धोखा देने की रणनीति। बेबी नाम सुनकर दुश्मन इसे हल्के में ले सकता है।
लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। छोटा दिखने वाला ये ड्रोन भारी विस्फोटक लेकर चलता है और अंदर ही अंदर ये बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। अब तीसरी जो बड़ी वजह है वो यूक्रेन की टेक रणनीति। यूक्रेन अपने हथियारों को सरल कोड नेम वाले नाम देता है ताकि ऑपरेशन के दौरान कम्युनिकेशन आसान रहे और दुश्मन को असली मंशा समझ ही ना आए। अब आप ये आइए मैं आपको बताती हूँ, सी बेबी वर्सेस रूसी नेवी अब किस रूप में नजर आता है। दरअसल और बताया जा रहा है कि रडार पकड़ नहीं पाता और रूसी जहाज देर से चेतावनी पाते हैं। मैं आपको बताती हूँ, देखिए सी बेबी का असर किस रूप में, रडार पकड़ नहीं पाते, रूसी जहाज देर से चेतावनी पाते हैं और आत्मघाती अटैक ये बड़ी चुनौती है। एक ड्रोन है और दूसरा करोड़ों का नुकसान यहाँ पर है। तीसरी बड़ी बात है लंबी दूरी, क्रीमिया और रूसी बेड़ों तक इसने पहुंच बनाई, वो भी रडार की चपेट में आए बगैर, और ये कहा जाए कि रूसी नेवी को इसकी भनक तक नहीं लगी। सबसे महत्वपूर्ण बात कम लागत है। बड़े जहाजों के मुकाबले इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन खर्चा बाकी के मुकाबले बहुत कम, और यही वजह है कि सी बेबी वर्सेस रूसी नेवी अब एक तरह से माना जा रहा है। यूक्रेन रूस युद्ध में सिर्फ जमीन ही नहीं, सिर्फ आसमान ही नहीं, बल्कि समंदर भी जंग का बड़ा मैदान बन चुका है। पिछले 2 सालों में यूक्रेन के सी बेबी ड्रोन ने रूसी नौसेना की नींद उड़ा कर रखी है। कभी क्रीमिया ब्रिज, कभी रूसी युद्धपोत और अब रूस की शैडो फ्लीट। सी बेबी ड्रोन ने साबित कर दिया कि छोटा हथियार भी बड़ी तबाही मचा सकता है। सी बेबी ड्रोन पहली बार तब दुनिया की नजरों में आया जब उसने क्रीमिया ब्रिज को निशाने पर लिया। रूस के लिए यह पुल सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि क्रीमिया पर उसकी पकड़ का प्रतीक था। इस हमले ने दिखा दिया कि यूक्रेन अब समुद्र के रास्ते भी रूस की सबसे सुरक्षित स्ट्रक्चर तक पहुंच बना सकता है। इसके बाद बारी आई रूसी नौसेना के जहाजों की। ब्लैक सी में गश्त कर रहा रूसी पेट्रोलिंग शिप सर्जी कोटोव सी बेबी ड्रोन के हमले से पूरी तरह से तबाह हो चुका है, और यह हमला रूसी नौसेना के लिए बड़ा झटका था क्योंकि पहली बार एक मानव रहित समुद्री ड्रोन ने सीधे युद्धपोत को डुबो दिया। सी बेबी ड्रोन यही नहीं रुका, यूक्रेन ने इसे ब्लैक सी फ्लीट के कई पेट्रोलिंग जहाजों के खिलाफ इस्तेमाल किया। रूसी नौसेना को अपने जहाज बंदरगाहों तक सीमित करने पड़े और समुद्री गश्त में भारी कटौती करनी पड़ी। अब यूक्रेन ने रूस की एक और कमजोर नस पकड़ ली, रूसी शैडो फ्लीट। ये वही टैंकर है जिनके जरिए रूस प्रतिबंधों के बावजूद तेल का कारोबार करता है, और हाल के हमलों में सी बेबी ड्रोन ने इन टैंकर्स को टारगेट किया, जिससे रूस की समुद्री सप्लाई लाइन पर सीधा सीधा बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अब रूस यूक्रेन युद्ध में समंदर भी सुरक्षित नहीं है, ये तो स्पष्ट है। यूक्रेन ने पहली बार अंडर वाटर ड्रोन से रूस के पनडुब्बी को निशाना बनाया, नेवल वॉर की तस्वीर ही बदल दी। यूक्रेनी नौसेना इसे समुद्री युद्ध का टर्निंग पॉइंट बताती है। यूक्रेनी नौसेना के प्रवक्ता दमित्रो प्लेंतुच के अनुसार इस ऑपरेशन ने नेवल वॉर की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। उन्होंने कहा कि पनडुब्बी जैसे लक्ष्य को टारगेट बनाना बेहद कठिन होता है और ये ऑपरेशन नेवल वॉर की पूरी तस्वीर बदल देता है। उनके अनुसार रूस को अगर इस पनडुब्बी को ठीक करना है तो उसे पानी के ऊपर लाना पड़ेगा, जिससे वो दोबारा हमले की जद में आ जाएगी। यानी मरम्मत भी अब खतरे से खाली नहीं है। ब्लैक सी पर हमला ये साफ दर्शाता है कि सी बेबी ड्रोन सिर्फ यूक्रेन का हथियार नहीं बल्कि आने वाले दशक की नौसैनिक रणनीति का एक नया केंद्र होगा। समंदर में भविष्य की लड़ाई बड़े जहाज नहीं बल्कि स्मार्ट, तेज और छिपकर काम करने वाले सी बेबी ड्रोन ही उन्हीं से ही लड़े जाएंगे। अब यूक्रेन के इस हमले ने ये तो साफ कर दिया कि जंग सिर्फ जमीन या आसमान में नहीं बल्कि समंदर की गहराइयों में भी लड़ी जा रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नाउ में अब बात करते हैं अमेरिका की डेथ वैली की। 10,000 साल पुरानी सूखी झील लेक मैनली फिर से जिंदा हो गई है। जी हाँ, डेथ वैली में ये कुदरत का करिश्मा कहा जाए तो हैरानी नहीं होगी। यानी कि जहां पर जमीन जला करती थी वहां पर अब खिल उठे हैं फूल। अमेरिका की डेथ वैली अपनी जानलेवा गर्मी, सूखेपन के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है और इसीलिए इसे डेथ वैली कहा जाता है। ये पृथ्वी की सबसे गर्म, सबसे सूखी जगहों में से एक मानी जाती है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में यहाँ पर कुदरत का ऐसा करिश्मा देखने को मिला जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रख दिया। जहाँ कभी जिंदगी नामुमकिन मानी जाती थी, अब वहाँ पर रंग बिरंगे फूलों की चादर बिछ गई है। जी हाँ, अब
आखिर डेथ वैली का राज क्या है वो भी समझिए। दुनिया का सबसे गर्म इलाका डेथ वैली कहा जाता है। इसकी लंबाई अगर मैं बात करूं तो लगभग 225 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। यहाँ पर कई रहस्यमय घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं। यहाँ पर पत्थर खुद अपनी राह बना लेते हैं कहा जाता है। यहाँ पर भारी मात्रा में इंसान जानवरों की हड्डियां एक वक्त में मिली थी। साल 1933 में सरकार ने यहाँ पर नेशनल मॉन्यूमेंट बना दिया डेथ वैली, जहां पर तापमान अक्सर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, जहां सालों तक बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरती। लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग दर्ज की गई है। रेत और सूखी जमीन के बीच में हजारों की संख्या में यहां पर फूल खिल उठे हैं। लेकिन वैज्ञानिक अब इसे सुपर ब्लूम कह रहे हैं, क्योंकि अचानक से हुई अच्छी बारिश जिसने मिट्टी में सालों से दबे बीजों को जिंदगी दे दी। ये बीज दशकों तक जमीन के नीचे सोए रहते हैं और सही मौसम जैसे ही मिलता है वैसे ही चमत्कार दिखा देते हैं, जैसा कि अभी उन्होंने किया। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति नजर आती है, तस्वीर सामने आती है, उसमें 10,000 साल के बाद में लेक मैनली आखिर कैसे लौट आई है वो एक बड़ी तस्वीर पेश करती है। दरअसल बेड वाटर बेसिन उत्तरी अमेरिका का सबसे निचला बिंदु इसे कहा जाता है और यहीं पर माना जाता है कि कभी लेक मैनली हुआ करती थी। अब आइस एज यानी कि हिमयुग के दौरान ये झील अपनी पूरी तरह से शबाब पर थी। बड़ी खूबसूरती यहाँ पर नजर आती थी। बताया ये जाता है कि इस झील के करीब 300 मीटर यानी कि 1000 फीट गहरी ये झील हुआ करती थी। हिमयुग आइस एज जैसे जैसे खत्म हुआ, ये झील उस वक्त के साथ धीरे धीरे सूखती चली गई और हिमयुग के खत्म होते होते ये झील भी एक तरह से खत्म हो गई। पिछले 10,000 सालों से इसे अपनी स्थायी रूप में किसी ने नहीं देखा। हाल ही में एक रिकॉर्ड तोड़ बारिश यहाँ पर दर्ज की गई और फिर दुनिया के नक्शे पर यही लेक मैनली एक बार फिर से दर्ज हो चुकी है। हालांकि अभी भी ये झील बहुत गहरी नहीं है, ये भी कहा जाता है। कई जगहों पर पानी का स्तर यहाँ पर सिर्फ जूतों के ऊपर तक ही नजर आता है, यानी कि अभी यहाँ पर नौका विहार या बोटिंग मुमकिन नहीं है। सोचिए कभी 1000 मीटर तक इसकी गहराई हुआ करती थी। रेगिस्तान के बीच में पानी का दिखना किसी चमत्कार से कम यहाँ पर नहीं माना जाता और इसीलिए प्रकृति ने एक बार फिर से अपनी पुरानी झलक दिखा दी, ऐसा कई जानकार कहते हैं। लेकिन डेथ वैली को पृथ्वी की सबसे सूखी जगहों में गिना जाता है। यहाँ पर साल भर में औसतन 2 इंच से भी कम बारिश दर्ज होती है। लेकिन इस बार मौसम ने करवट बदल ली। आंकड़ों के अनुसार डेथ वैली में अब तक का सबसे गीला पतझड़ सितंबर से नवंबर दर्ज किया गया है। जी हाँ, और इस दौरान बताया जाता है कि यहाँ पर 2.41 इंच बारिश हुई और सिर्फ नवंबर महीने की बात की जाए तो इसने यहाँ पर रिकॉर्ड बारिश दर्ज की है। नवंबर में 1.76 इंच बारिश दर्ज की गई है। अब सुनने में आंकड़ा बहुत छोटा भले लग रहा हो, लेकिन डेथ वैली के लिहाज से ये बहुत बड़ी बात है। समझिए, जब किसी जगह पर साल भर या कई सालों से पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी और कई सालों से एक ही महीने में ये पानी जिस तरह से इंतजार किया जा रहा था, साल भर का पानी एक ही महीने में अगर बरस जाए तो हालात बदलना तो तय है। और ये वैसा ही है जैसा कि कुदरत ने रेगिस्तान की प्यास बुझाने के लिए आसमान का नल खोल दिया। ये बड़ी बात ऐसी कही जा रही है। लेकिन डेथ वैली की घटना क्लाइमेट चेंज की चेतावनी है क्या? क्योंकि जैसे ही डेथ वैली के बारे में कहा जाता है तो अब जानकार इसे एक तरह से क्लाइमेट चेंज के तौर पर देख रहे हैं। डेथ वैली सबसे गर्म और सूखी जगह है और वहां पर इतनी ये कहा जाता है कि डेथ वैली सबसे गर्म सूखी जगह है, धरती का सबसे निचला इलाका है। आमतौर पर बारिश ना के बराबर यहाँ पर होती है। अब वार्मिंग बढ़ने से एक्सट्रीम रेन इवेंट्स यहाँ पर ज्यादा हो रहे हैं, ये भी जानकार मानते हैं। और समझिए, यहाँ पर वार्मिंग बढ़ने से अगर एक्सट्रीम रेन इवेंट्स ज्यादा हो रहे हैं तो आने वाले वक्त में एक बड़ी चेतावनी है। सूखे इलाकों में भी अचानक से बाढ़ की घटनाएं बढ़ी हैं। वैज्ञानिकों ने क्लाइमेट चेंज के सीधे सीधे साफ संकेत दिए हैं। वैज्ञानिक इस घटना पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और इसे जलवायु परिवर्तन से जोड़कर देखा जा रहा है। पूरी दुनिया में मौसम का मिजाज बदल रहा है, कहीं पर सूखा पड़ रहा है, कहीं पर बाढ़ आ रही है। डेथ वैली की ये घटना भी इसी कड़ी का एक तरह से हिस्सा हो सकती है। जैसे जैसे धरती गर्म हो रही है, मौसम की चरम घटनाएं और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही हैं।
ये झील हमें याद दिलाती है कि हमारे आसपास जो जमीन आज सूखी है वो हमेशा ऐसी नहीं थी। लाखों साल पहले, हजारों साल पहले, कई दशकों पहले यहाँ पर बर्फ या नदियां हुआ करती थी। हजारों साल पहले लेक मैनली भी अपने पूरे उफान पर थी। 100 मील तक जब ये लेक फैली हुई थी और धीरे धीरे पूरी तरह से ये सूख गई। लेकिन अब झील वापस लौट रही है, ऐसा कहा जा रहा है। अब झील के वापस आने से पर्यटकों में बड़ा उत्साह है, लेकिन प्रशासन ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। तूफान, बारिश के कारण कई सड़कें मलबे से पटी पड़ी हैं। पार्क के कई पक्के, कई कच्चे रास्ते फिलहाल पूरी तरह से बंद हैं। अधिकारियों ने टूरिस्ट से यह भी अपील की है कि वो आने से पहले सरकारी वेबसाइट्स पर ताज़ा जानकारी जरूर चेक करें। और इसके अलावा इस बेमौसम बारिश का यहाँ के मशहूर वाइल्ड फ्लावर्स पर क्या असर होगा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन ये जिस तरह से तस्वीर बदलती है, उससे ये जरूर कहा जा सकता है कि ये क्लाइमेट चेंज की एक बहुत बड़ी तस्वीर पेश करती है, ग्लोबल वार्मिंग की बहुत बड़ी तस्वीर पेश करती है। और यही वजह है कि बार बार वैज्ञानिक, बार बार जानकार ये स्पष्ट कहते हैं कि ये बदलाव अच्छे संकेत नहीं है। भले ही पर्यटकों में खुशी का एक माहौल है कि एक तस्वीर बदली, जो पूरी इतने सालों से सूखी पड़ी थी, वहां पर एक बार फिर से एक खूबसूरत तस्वीर नजर आएगी, लेकिन ये आने वाले वक्त की गंभीर चेतावनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ सूसी विल्स का एक इंटरव्यू चर्चा का मुख्य विषय बन गया। उन्होंने व्हाइट हाउस के अंदरूनी माहौल पर और कुछ शीर्ष लोगों को लेकर बेहद खुलकर टिप्पणियां की, जो अब विवाद की वजह बन गई है। आखिर सूसी विल्स कौन है, सबसे पहले आप ये जानिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि उनकी टिप्पणी क्या है। दरअसल इनका पूरा नाम है सुजैन सूसी विल्स। व्हाइट हाउस में चीफ ऑफ स्टाफ हैं। ये लंबे समय से रिपब्लिकन पार्टी के वरिष्ठ सलाहकार के तौर पर भी अपनी भूमिका निभाती रही। अब डोनाल्ड ट्रंप के कई चुनाव अभियानों में इन्होंने कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान में भी उनकी अहम भागीदारी नजर आई। अब 2025 में जब व्हाइट हाउस में चीफ ऑफ स्टाफ की जिम्मेदारी इन्हें मिली तो इनका कद और बढ़ा और इसके साथ ही इनकी जिम्मेदारियों में भी इजाफा हुआ। अब विल्स ने ट्रंप को शराबी जैसी पर्सनालिटी बता दिया है। जी हां, शराबी जैसी पर्सनालिटी डोनाल्ड ट्रंप की। ये टिप्पणी इसलिए ज्यादा विवादित है क्योंकि ट्रंप स्वयं शराब नहीं पीते, लेकिन विल्स ने उनका व्यवहार, उनके निर्णय लेने की शैली और असहज दबाव में प्रतिक्रिया को शराबी रुख की एक तरह से बताया है। वहां पर उन्होंने एलन मस्क पर भी टिप्पणी की और उन्हें ड्रग यूजर जैसे बयान देने का आरोप लगा दिया, खास करके केटामाइन जैसी दवा के संदर्भ में। हालांकि विल्स ने बाद में यह जरूर दावा किया कि इंटरव्यू को कॉन्टेक्स्ट से हटाकर पेश किया गया है। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि विल्स ने ये भी कहा है, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस को कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट बता दिया। ये भी उनकी इंटरव्यू की एक प्रमुख लाइन ही रही है। आगे बोलते हुए उन्होंने बजट हेड रस वॉट को राइट विंग का कट्टरपंथी कहा। हालांकि मस्क ने इस साल की शुरुआत में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के बाद में केटामाइन का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था, जिसमें उस चीज और दूसरी ड्रग्स के बहुत ज्यादा इस्तेमाल का आरोप लगाया गया था। उन्होंने उस समय कहा था कि उन्होंने सालों पहले प्रिस्क्रिप्शन के तहत केटामाइन ट्राई किया था, लेकिन तब से उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। इससे पहले ट्रंप ने व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ को आइस मेडेन कहा था और पर्दे के पीछे से उनके दूसरे प्रेसिडेंसी को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका का क्रेडिट उन्हें दिया नहीं। अब 68 साल की विल्स अब वैनिटी फेयर की कहानी के बाद सुर्खियों में है, जिसके बारे में मैगजीन ने कहा है कि ये पिछले साल के अनुभवी पॉलिटिकल जर्नलिस्ट क्रिस विपल के साथ में कई इंटरव्यूज पर आधारित थी। हालांकि विल्स ने आर्टिकल को गलत तरीके से बनाया गया हिट पीस कहकर खारिज कर दिया। वहीं मैगजीन पर ट्रंप की टीम के बारे में बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त और नेगेटिव कहानी दिखाने का आरोप लगा। उन्होंने ये भी लिखा कि जरूरी बातों को नजरअंदाज कर दिया गया और मैंने और दूसरों ने टीम और प्रेसिडेंट के बारे में जो भी कुछ कहा उससे कहानी से एक तरह से बाहर रखा गया। ट्रंप ने खुद न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया कि विल्स ने उन्हें शराबी जैसी पर्सनालिटी वाला बताकर सही कहा, भले ही वो शराब बिल्कुल नहीं पीते। इस पर ट्रंप ने कहा कि भाई देखिए, मैं शराब नहीं पीता, ये बात सभी जानते हैं, लेकिन मैंने अक्सर कहा है कि अगर मैं पीता तो मेरे शराबी होने का बहुत अच्छा चांस होता। ये बहुत पॉजिटिव पर्सनालिटी है।
आगे उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि विल्स ने बहुत अच्छा काम किया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ट्रंप आखिर क्यों नहीं पीते हैं शराब। दरअसल ट्रंप के बड़े भाई फ्रेड ट्रंप जूनियर की मौत शराब पीने की वजह से हुई और इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति शराब नहीं पीते। वो डाइट कोक पीना पसंद करते हैं और इसके लिए उन्होंने बाकायदा व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अपनी टेबल पर एक रेड बटन भी लगाया हुआ है और वो जैसे ही बटन दबाते हैं, बटन दबाने पर व्हाइट हाउस का एक स्टाफ मेंबर उनके लिए डाइट कोक लेकर आ जाता है। इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का व्यक्तित्व शराबी जैसा बताने की वजह से विल्स की जमकर आलोचना हो रही है। अब ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी चीफ ऑफ स्टाफ का बचाव किया। अमेरिकी इतिहास की पहली महिला हैं जो व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ बनी। ट्रंप ने उन्हें कभी कभी आइस मैडन भी कहा क्योंकि वो मीडिया में कम दिखाई देती हैं और रणनीति में ज्यादा माहिर मानी जाती हैं। ट्रंप ने कहा है कि मैंने खुद कई बार कहा कि अगर मुझे शराब पीने की आदत होती तो मैं अच्छा शराबी बनता। मैंने अपने बारे में ये बात कई बार कही। उन्होंने कहा कि मेरा व्यक्तित्व ऐसा लगता है कि मुझे शराब की लत है। विल्स एक कमाल की महिला है और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे उन पर पूरा भरोसा है। मैंने जो सुना है उसके अनुसार उनके इंटरव्यू में कही गई बातों को गलत तथ्यों के साथ में पेश किया जिससे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप विल्स के इंटरव्यू की बड़ी बातों को कहीं ना कहीं कवर अप करते हुए या फिर उनका बचाव करते हुए नजर आए। इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है। लेकिन विल्स की तरफ से जो बड़ी बातें कही गई ये कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की नीति, उनके अंदाज, उनके बर्ताव और उनके अचानक से लिए गए फैसलों पर एक क्वेश्चन जरूर खड़ा करती है। वर्ल्ड नाउ में आइए आप बात कर लेते हैं आज के सवाल की। आज का सवाल क्या है जल्दी से जान लीजिए। आज का सवाल है लियोनेल मेसी किस देश के खिलाड़ी हैं। आपके सामने दो ऑप्शन है, पहले अर्जेंटीना और दूसरा फ्रांस। इनमें से क्या है सही जवाब? अगर आप जानते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम।